हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक की ये पार्ट 8 वीडियो रहेगी। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जैसे जो है डी ब्लॉक की कुछ एक प्रॉपर्टीज शुरू की थी, जैसे कलर किस वजह से आता है, ठीक है, डेंसिटी क्या थी भाई, जैसे एटॉमिक रेडियाई में क्या डिफरेंस था, आयनिक रेडियाई कैसे वेरी कर रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको ये सब अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो से पढ़ सकते हैं। अब जो हमारी 8 प्रॉपर्टी है वो है हमारी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए जैसे आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था जो बनती है ऐसे, हमने पढ़ा था ना, कुछ एक शीट्स होती हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, वैकेंट स्पेस को एटम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। जैसे आपने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा होगा, है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट में पढ़ा होगा ना, ये जो बनती है लेटिस साइट बोलते हैं ना इनको, ठीक है। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनती हैं उनमें कुछ एक गैप होता है अंदर, ठीक है, इंटर में, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, कोई एटम आके फिट हो जाता है। अगर वो साइट बड़ी है तो बड़े उसका ग्रुप का मतलब एटॉमिक साइज का, अगर छोटा है तो कोई छोटा एटम, तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है टाइटेनियम का, किसके साथ, कार्बन के साथ, मैग्नीज का बनता है नाइट्रोजन के साथ, आयरन का बनता है हाइड्रोजन के साथ। इनमें क्या करते हैं, जैसे टाइटेनियम की कोई शीट है, ठीक है, उनमें जो अंदर, क्योंकि मेटल है इसके अंदर पोर्स तो होंगे, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल मतलब अंदर की जो साइड्स हैं उनमें क्या आ जाएगा, जैसे टाइटेनियम में क्या आ जाएगा, कार्बन, मैग्नीज में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, और आयरन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो जो ये छोटे कंपाउंड है, सॉरी छोटे एटम है, लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये ट्रैप होते हैं इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। ये टाइटेनियम का मान लीजिए कोई क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन फिट हो जाएगा, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की एक ये प्रॉपर्टी भी होगी कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं तो इनका ये एक और यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद 9th प्रॉपर्टी है हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, प्रीवियस में भी पढ़ चुके हम, कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसको कंप्लीट होने में मान लीजिए 10 दिन 15 दिन लग रहे हैं, तो अब आप इतना वेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रोडक्शन तो क्या करना होता है, बहुत लार्ज अमाउंट का करना होता है। तो कोई चीज को बनने में अगर 15 दिन लगे हैं तो वो उस इतना सारा जो प्रोडक्ट हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं। कैटालिस्ट क्या काम करेगा वहां पर, वो उसके रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। तो जो रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट हमारा 15 दिन में तैयार हो रहा था वो मान लीजिए 2 दिन में या 3 दिन में या फिर 10 घंटे में, ठीक है, तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो कैटालिस्ट दो तरह से काम कर सकते हैं, एक तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज कैसे, बहुत जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, कुछ एक ऐसी रिएक्शन होती है वो विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए आपने कुछ भी ऐड किया केमिकल और वो एकदम से रिएक्शन होगी, आप उसकी डिटेल तो नहीं पढ़ पाएगी कैसे इसने रिएक्ट किया। अगर आपको उसकी, जैसे हम ब्यूरेट में डाल के उसकी रीडिंग लेते हैं भाई कैसे कैसे उसने रिएक्ट किया होगा, एंड पॉइंट ये वगैरह उसके चेक नहीं कर पाते, तो उस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा स्लो करना पड़ता है। तो उसमें हम कोई ऐसा कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं जिससे वो रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जो रिएक्शन 1 या 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जा रही थी वो अब 2 या 3 मिनट में कंप्लीट होगी। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप उसकी रीडिंग ले सकते हो। तो आप कह सकते हो कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, या तो वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें ज्यादातर एलिमेंट जो है ये डी ब्लॉक के, वो कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं, तो इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो कैटालिस्ट के जैसे काम करेंगे उनको हम कैटालिस्ट एक्टिव बोल सकते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको इनएक्टिव बोल सकते हैं। तो देखिए जैसे निकेल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है और आयरन है, ये क्या शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों कैरी करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन क्या होता है, कुछ एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल जो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए डी ब्लॉक की। फर्स्ट है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। आपको पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरा क्या है, लार्ज सरफेस एरिया। उनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक की कंपैरिजन में थोड़े बड़े हैं, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो उनका सरफेस एरिया क्या है, लार्ज, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है,
ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 भी शो कर सकते हैं, +3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मान लीजिए किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो कर रहा है, तो जिसके पास 2 की वैलेंसी है उसे एटम से अटैच कर दीजिए। किसी के पास उसको वो 3 से भी शो कर रहा है तो 3 वाले के साथ, 4 वाले के साथ। तो मतलब जितने ज्यादा वेरिएबल हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये उतने ही ज्यादा कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है और नए कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब इतनी सारी वेरिएंट है तो कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा ही। ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होने के पीछे रीजन क्या है, एक तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, सेकंड लार्ज सरफेस एरिया है, वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फोर्थ क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद देखिए जैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है। अगर यहाँ से नहीं पूछता तो जो आपके कैटालिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, 3-4 कैटालिस्ट आपके यहाँ दिए हुए हैं, 4-5, तो आपको याद करो उनमें से एक ना एक वो पक्का पूछता है। जैसे फर्स्ट है आपका जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। देखिए जिगलर-नाटा कैटालिस्ट जो है हमारा, वो टाइटेनियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ के ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और TiCl4 का जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसका जो ये मिक्सचर है ये क्या कहलाता है, हमारा जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। और इस मिक्सचर को बनाने वाले का नाम था जिगलर-नाटा। तो इस कैटालिस्ट को, ये पूरा कैटालिस्ट है, ठीक है, जैसे निकल प्लेटिनम अकेले से कैटालिस्ट है, ये पूरा एक मिक्सचर है, ये कैटालिस्ट के जैसे बिहेव करता है। किस रिएक्शन में यूज किया जाता है ये, इथीन से क्या बनाते हैं, जब हम पॉलीथीन, आपने पॉलीमर में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपके सिलेबस में नहीं है, तो पॉलीथीन कैसे बनता है, जैसे देखो कार्बन के साथ, ठीक है, इथीन है जो हमारा, यह है इथीन, ठीक है, इसके जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो ये पॉलीथीन बन जाता है। मतलब इथीन से इथीन जोड़ जोड़ के इनके जब आपको बहुत सारे कंपाउंड मतलब यूनिट दिखाने हैं तो आप इनके लास्ट में क्या कर सकते हो, ऐसे एन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे एन लिखने से आपको ये समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या है, ये पॉलीथीन बना हुआ है। ठीक है, तो पॉलीथीन जब बनाते हैं इथीन से पॉलीथीन, तो वहां पर जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, इसके साथ अलग से अटैच हो जाएगा क्योंकि वहां पर एक और कंपाउंड जुड़ जाता है। तो वहां पर पॉलीथीन बनाते टाइम हम किसका यूज करते हैं, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का। एक इथीन से बहुत सारा पॉलीथीन बनाना है, इथीन इथीन को जोड़कर, तो उस रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए हम जिगलर-नाटा का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो आपके सिलेबस में है वो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देखिए निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है, और फिर आयरन, उसके साथ साथ टाइटेनियम भी, उसके अलावा वेनेडियम भी। वेनेडियम किसके साथ, पेंटॉक्साइड जब बनाता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा, कौन सी रिएक्शन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ठीक है, कौन सी प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। वो आपसे ये पूछ सकता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, तो आप बताएंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, और अगर ये पूछे वेनेडियम पेंटॉक्साइड किस में यूज किया जाता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। दोनों तरह से किसी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड है हमारा जो आयरन। ठीक है, आयरन कैटलिस्ट कैसे बिहेव करेगा, वो किसमें, हैबर प्रोसेस में। आपको पता है हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, किसके यूज में आता है, वो किसकी प्रिपरेशन करते हैं हम, अमोनिया की प्रिपरेशन। ठीक है, तो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है हमारा, हैबर प्रोसेस में, कौन सा, आयरन। ठीक है, उसके अलावा जैसे निकेल है, प्लेटिनम है और प्लेटिनम है, ये किस में यूज किए जाते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में। जो हमारी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है उसको, उसके रेट को बढ़ाने के लिए हमारा क्या यूज होता है, निकेल यूज कर लीजिए, या फिर प्लेडियम या फिर प्लेटिनम। उसके अलावा जो एक और आपका दिया हुआ है वो है आयरन 3। ऐसे पूछ सकता है आयरन 3 जो है कैटालिस्ट, वो किस में यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है जब हमारा आयोडाइड, ठीक है, और परसल्फेट की जब आप रिएक्शन करते हो तो उसमें उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो हमारा कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है हमारा आयरन 3 में, जब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये कैटालिस्ट तब यूज किया जाता है। उसके अलावा अब हमारी जो 10th प्रॉपर्टी है वो है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ 4-5 ही कैटालिस्ट ये दिए हुए हैं, आप इनको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, इनमें से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर में तो पक्का ही पूछेगा। ठीक है, अब है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके पास एक और एबिलिटी है क्या बनाने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की। क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसी का फर्दर आगे चैप्टर होता है, लेकिन मतलब इसी का पार्ट होता है, लेकिन अलग अलग चैप्टर बना दिए गए हैं। ठीक है, पहले डी ब्लॉक समझिए, उसके बाद उसके बेस पे हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स क्या होता है भी, जैसे हमने ये पढ़ा था ना, जैसे बना सकते हैं, जैसे ये निकेल है, ठीक है, इसके साथ कोबाल्ट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो जो ये सेंटर में है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम लिगेंड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, डोनेट भी करते हैं, और कुछ एक ऐसे केसेस हैं जैसे हमने पढ़ा था अभी, जीरो या नेगेटिव क्यों शो करे, उसमें ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऐसे ये बनते हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक, आपसे सिर्फ ये रीजन पूछेगा भी डी ब्लॉक एलिमेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी से भी अटैच हो सकते हैं। मान लीजिए 2 वैलेंसी है किसी की तो +2 में जा सकते हैं, किसी की 3 वैलेंसी है तो उसके साथ +3 में बना सकते हैं। दूसरा क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्योंकि इनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो जो ये लिगेंड्स हैं, ये डोनर ग्रुप हैं, तो वहां पर ये डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन वहां पर डोनेट कर देंगे, ठीक है, वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो क्या बना लेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में एटम क्या करेगा, मेटल, सेंट्रल मेटल जो ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए वो जो कंपाउंड वहां पर बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11th जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन क्या है, ये होमोजेनियस सॉलिड है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो एटम की है, मतलब जो एटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, रैंडमली है। रैंडमली का मतलब क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, जैसे हम स्टोइचियोमेट्री उसमें जब हम उसकी सिमेट्री देखते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो उसमें देखते हैं ना कि इसने, आपने सॉलिड में पढ़ा होगा ये सारी चीजें भी, एक प्रॉपर ऑर्डर से कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्री। लेकिन इनमें क्या होता है, अलॉय फॉर्मेशन में जो एटम होते हैं वो रैंडमली होते हैं प्लेस्ड, मतलब इनकी कोई सिमेट्री नहीं है। इनमें क्या होती है, जो मेटल की जो एटम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, रैंडमली होते हैं, कोई इनकी सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम अलॉय फॉर्मेशन, मतलब डी ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं, अलॉय भी बनाते हैं। जैसे इन अलॉय की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछे तो ये कैसी होती है, हार्ड होती है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। सेकंड, इनके पास क्या होता है, जैसे आपको सबसे ज्यादा जो अलॉय है, ठीक है, फेरस का अलॉय जो आपको पाया जाता है वो है स्टील, ठीक है, स्टील जो हमारा होता है। उसके साथ साथ अलॉय जो बनाया जाता है, जैसे ब्रास का बनता है, ब्रोंज का बनता है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर के साथ जिंक, और ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर के साथ टिन। ये जो हमारी 4-5 प्रॉपर्टी थी, इसके बाद आपका क्या होता है, डी ब्लॉक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से एफ ब्लॉक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।